मुझे ये पूछना है सर कि हो सकता है आप थोड़ा सा डिसएग्री भी करें, लेकिन ये बात मैं इसी हवाले से पूछना चाहती हूँ, रवैयों के हवाले से, कि मेरी दादी कहती थी, मैं नहीं कहती हूँ, मेरी दादी कहती थी कि इंसान जो होता है ना, वो एक मुहावरा कहती थी। और वो मुहावरा मैंने कभी कभी ना किसी ट्रक के पीछे लिखा हुआ भी देखा है। और वो लिखा होता है कि असल से खता नहीं, और कम नस्ल से वफा नहीं। अच्छा। तो सर, वैसे देखिए, हमारा कुरान तो कहता है ना कि जो भी इंसान अल्लाह के करीब होता है वो और ये कि उसमें कोई कास्ट वास्ट काउंट नहीं होती है। लेकिन लेकिन ये बुजुर्ग जो थे ना, ये कहते थे कि ना, अ, अगर अच्छी कास्ट नहीं होगी, नस्ल अच्छी नहीं होगी, तो वो इंसान कभी बेहतर उसके रवैये नहीं होंगे, या उससे जो है ना उस तरह की गलतियां होंगी जो माशरे में बुराइयां पैदा करती हैं। हम्म। तो अब आप मुझे बताएं कि ये चीज भी क्या रवैये करती है। यानी कि इंसान अगर किसी अच्छी नस्ल का है, या किसकी कास्ट अच्छी है, जैसे बहुत से लोग सैयद होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम अपनी बच्ची की सैयदों में ही शादी करेंगे, हम नहीं करेंगे किसी और उसमें शादी। तो ये चीजें भी क्या हमारे रवैयों को और हमारे अखलाकी रवैयों को डेवलप करती हैं, या इसमें पीछे से कोई काम हो रहा होता है। एक पूरा पैराडाइम था जी, ये दुनिया में बड़ा बड़ा स्ट्रांगली मौजूद रहा है कि इंसान जो है वो बेसिकली अपनी जेनेटिक्स से बनता है। ठीक है जी, आपके जो जीन्स हैं जो आपको मुंतकिल हुए हैं अपने वालिदैन से, अपने एंसेस्टर से, आप उसकी बेसिस पर बनते हैं। ये एक बड़े लंबे अरसे तक ये रहा है। और मतलब वेरी ऑनेस्टली अगर आज भी ये होता तो मुझे ये लगता है कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल इस चीज़ का कायल नहीं हो सकता था, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िम्मेदार बनाया है। और मेरे से वो कह रहा है कि वो जिस जिस चीज़ में मेरा मैं अकाउंटेबल होऊंगा उसमें मुझे इख्तियार होना चाहिए, अदरवाइज़ मैं अकाउंटेबल नहीं हो सकता। इफ़ आई डोंट हैव द अथॉरिटी टू डू अदरवाइज, तो फिर मैं अकाउंटेबल नहीं हो सकता। ये तो एक बेसिक पैराडाइम है ना। यानी जिस चीज़ में मेरी चॉइस ही नहीं है, मैं उसमें मैं गुस्सा करता हूँ और मैं जेनेटिकली मैं इस तरफ मायल हूँ कि गुस्सा ही करूँगा, तो फिर मेरी जिम्मेदारी भी नहीं कि मैं ठीक करूँ। ये ये जो पैराडाइम रहा है दुनिया में, ये इस वक्त भी बहुत सारे लोगों का ये बड़ा आसान पैराडाइम है। देखिए इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में आपकी दवाएं ज़्यादा बिकती हैं, क्योंकि जीन्स जो हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए आपको केमिकल्स इसमें अपने ऐड करने हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इसको बहुत पसंद करती हैं इस पैराडाइम को। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ असल में ये बरादरी कास्ट ये सब कुछ जो है, इसके नतीजे में हम ये कहते हैं कि ये लोग इस तरह के होते हैं। हम मिसाल के तौर पर मेरी वालदा का करती थी कि हिंदू ऐसे होते हैं, सिख ऐसे होते हैं। यानी हिंदू और सिख कोई एक मोहल्ले में रहने वाले लोग तो नहीं है, वो अरबों की तादाद में लोग हैं, करोड़ों की तादाद में। मतलब आपको क्या ख्याल है कि वो एक ही तरह के सारे वो लोग होंगे, या शेख जो होते हैं वो सारे एक ही तरह के होते हैं, या सैयद जो होते हैं वो सारे एक ही तरह के होते हैं? आई डोंट नो सीरियसली। यानी मेरे ख्याल में असल चीज़ जो है वो ये है कि इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर, ये इंडिविजुअल लेवल पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। यानी इट इज़ नॉट अबाउट योर नेचर, इट इज़ नॉट अबाउट योर नर्चर। ये जो नेचर और नर्चर की डिबेट है, मैं तो इसके बारे में सीधी सी राय ये रखता हूँ कि नेचर हर इंसान की एक ही होती है। देर इज़ नो डिफरेंस इन द ह्यूमन नेचर। ठीक है जी, इंसान की नेचर असल में नर्चर में फ़र्क है, और नर्चर में जो फ़र्क है वो भी इस तरह से फ़र्क है कि आप एक ही घर में पैदा होने वाले 3 बच्चे भी डिफरेंट होते हैं। क्यों? उसकी वजह ये कि आप जो कुछ उनके साथ कर रहे होते हैं वो नहीं सीख रहे होते, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी से अपने आसपास होने वाली चीज़ों को जिस तरह परसीव कर रहे हैं वो सीख रहे होते हैं। और आप किसी की परसेप्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो चीज़ है, इसको आकर अल्टीमेटली आज की जो फील्ड जब हम पढ़ते हैं तो एपिजेनेटिक्स ने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया ना जी। यानी उसने ये कहा है कि इंसान के अंदर जो जीन्स एक्टिव होती हैं और जो डीएक्टिवेट हो जाती हैं, ये भी इंसान के एटीट्यूड्स पे डिपेंड करता है। आप अपने एटीट्यूड्स को चेंज कर लें, आपकी जीन्स जो एक्टिव हैं वो डीएक्टिवेट हो सकती हैं, जो डीएक्टिवेटेड हैं वो एक्टिव हो सकती हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इसका मतलब ये कि मेरे एटीट्यूड्स, मेरे रवैये, मेरे दुनिया को अप्रोच करने के तरीके, ये बहुत कुछ असर डालेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंस होंगी, आपकी जेनेटिकली भी इन्फ्लुएंस होंगी, आपके बचपन में होने वाले हालात से भी इन्फ्लुएंस होंगी, लेकिन अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल।
मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ भी चीज़, मैं ये मौका जब आता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, थोड़ी देर के लिए रुक कर देखिए कि क्या वाक़ई ऐसा ही है? क्या अगर मैं चाहूँ तो रुक सकता हूँ? आपको लगेगा कि अल्टीमेटली अगर वो कोई मॉरल एस्पेक्ट में किसी मॉरल दायरे की चीज़ है, तो आपको लगेगा कि मैं रुक सकता हूँ। आई कैन स्टॉप माई सेल्फ। मैं अगर चाहूँ तो रोक सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ों में मैंने अपने आप को खामखा मजबूर बनाया हुआ है, उतना मजबूर हूँ नहीं मैं। तो मैं तो इसका बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ जी। तो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि वो जो मैं शायद डिसएग्री करूँगा, मैं यकीनन डिसएग्री करूँगा। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी डू। मोहित साहब, ये जो पैराडाइम है जो आप मेंशन कर रहे थे, आई रिमेम्बर रिसेंटली रीडिंग अबाउट यूजेनिक्स की जो मूवमेंट थी 1920s में, यूएस में ऑफ ऑल द प्लेसेस, जहां पे वो लो आईक्यू लोगों को ऑफिशियली स्टरलाइज कर रहे थे ताकि ये आगे बढ़ा ना सके नस्ल अपनी, और सुप्रीम कोर्ट उसको होल्ड कर रहा था, अपहोल्ड किया उसने उस डिसीजन को उस वक्त। और बाद में भी रियलाइज कि इंटेलिजेंस इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है कि उसका अव्वल तो जीन से ताल्लुक बहुत कम है, और अगर है भी तो इट्स सो कॉम्प्लेक्स कि हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। लेकिन वो लिटरली स्कोर असाइन करके लोगों को, ओवर 60,000 पीपल वर स्टेरिलाइज्ड। राइट, राइट। ये देखिए इसके नतीजे में जो मसले पैदा होते हैं वो बेतहाशा है। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ गुंजाइश दी हुई है। ये मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड समझता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, और कोई एज लिमिट भी नहीं है। मैं अगर आज चाहूँ, इस एज में चाहूँ कि कोई नई अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट चेंज करके कोई नई हैबिट डेवलप करनी है, तो मैं कर सकता हूँ।